तो चलिए मॉडर्न इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ तक तो हो गया था, इलाहाबाद की संधि तक हो गया था जो कि 1765 ईस्वी में हुई थी। यहाँ तक हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए यहाँ से इसका पहला क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, थोड़ा सा पेन का कलर, इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि किसके मध्य हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य हुई थी? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के बीच हुआ था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई थी? इलाहाबाद के द्वितीय संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजा उद दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव और अवध के नवाब सूराज उद दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए बनाया था। मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए बनाया था उप दीवान। उप मतलब चुप या आराम से रहता था। चलिए नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया था? राजा सीताब राय को। बंगाल का बनाया था मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का दीवान, और बिहार का दीवान बनाया था सीताब राय को। किसको? सीताब राय को। चलिए नेक्स्ट, प्रमुख युद्ध और उनके वर्ष, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। प्रमुख युद्ध और उनके वर्ष। अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध हुआ था अगस्त 1749 ईस्वी को। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ था अंबर का युद्ध। अगस्त 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसी और इसमें शामिल था कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सूराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सूराजुद्दौला के मध्य हुआ था। बांडीवास का युद्ध हुआ था जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी हुआ था जनवरी 1760 में बांडीवास का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, शुजा उद दौला तथा शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैसूर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मैसूर के बारे में जानेंगे। मैसूर के बारे में चलिए, मैसूर का शेर तो ऐसे टीपू सुल्तान को कहा जाता है। चलिए, विजयनगर के पतन के बाद मैसूर किस वंश का शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था? वाडियार वंश। किस वंश? वाडियार वंश। किस वंश? वाडियार वंश। मैसूर राज्य की वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी में किसके हाथ में थी? मैसूर राज्य की वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी में किसके हाथ में थी? सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथ में। सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथ में था। हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार कब बना? हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार कब बना? 1755 ईस्वी में।
हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार कब बना? 1755 में। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? फ्रेंच विशेषज्ञ के सहायता से। फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक कब बना? 1761 में। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक 1761 में बना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। हैदर अली अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया जिससे दोनों के उभयनिष्ठ शत्रु मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे? मद्रास की संधि हुआ था 1769 ईस्वी में। मद्रास की संधि हुआ था 1769 ईस्वी में, और दोनों मराठों के विरुद्ध युद्ध के लिए परस्पर मदद के लिए सहमति व्यक्त किए थे कि मराठों के विरुद्ध दोनों मिलकर लड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट। हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित किया था? 1776 ईस्वी में। हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित किया था? 1776 ईस्वी में। हैदर अली 1776 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का राजा घोषित किया था। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782-84 में जो हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? तो मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1780-84 के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? अंग्रेज जनरल हराया था आयरकुट ने। ये पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था और हराया था 1 जुलाई 1781 ईस्वी में। 1 जुलाई 1781 ईस्वी में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? पोल्लीलूर में। हेक्टर मुनरो की सेना को टीपू सुल्तान ने हरा दिया था पोल्लीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था, और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। चलिए नेक्स्ट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? आधुनिक पद्धति से दूतावास टीपू सुल्तान ने बनाया था। किस स्थान पर टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया? किस स्थान पर टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष टीपू बादशाह की उपाधि धारण की थी? 1787 ईस्वी में। किस वर्ष टीपू ने, थोड़ा सा गलती हो गया है, बादशाह की उपाधि धारण की है 1787 ईस्वी में। बादशाह टीपू सुल्तान बने 1787 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान के साथ, क्योंकि उनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। चलिए नेक्स्ट। कार्नवालिस ने किस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? श्रीरंगपट्टनम की संधि से मार्च 1792 ईस्वी में।
कार्नवालिस ने किस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? श्रीरंगपट्टम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में, मार्च 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी थोड़ा क्वेश्चन देखने दिया जाए। चलिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेलेजली था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेलेजली था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 4 मई 1799, जिसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहते हैं, उस समय मारा गया था टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके शासक किसे बनाया था? अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके शासक किसे बनाया था? तो कृष्णराज द्वितीय को बनाया था, जो वाडियार वंश के शासक थे। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके शासक किसे बनाया? तो कृष्णराज द्वितीय को बनाया, जो वाडियार वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजों ने किस मैसूर शासक के साथ सहायक संधि की थी? कृष्णराज द्वितीय के साथ। अंग्रेजों ने किस मैसूर शासक के साथ सहायक संधि की थी? कृष्णराज द्वितीय के साथ। चलिए नेक्स्ट, मैसूर युद्ध थोड़ा सा एक झलक में देख लिया जाए। मैसूर युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769। 1767 से 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। एक बार इसको देख लेना मेरे भाई, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आ ही जाता है लगभग। एक बार फिर से, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। चलिए नेक्स्ट, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सआदत खां या फिर बुरहान उल मुल्क, उन्हीं का नाम था। सआदत खां या बुरहान उल मुल्क, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां और बुरहान उल मुल्क को, या बुरहान उल मुल्क। सआदत खां को किस मुगल शासक ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने 1739 ईस्वी में सआदत खां की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन था? सफदर जंग अब्दुल मंसूरी खां सआदत खां का दामाद तथा भतीजा था। 1739 में सआदत खां की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन बना? उसी का दामाद भी था और उसी का भतीजा भी था। किसका? सआदत खां का। उसका नाम था सफदर जंग या उर्फ अबुल मंसूर खां, जो सआदत खां का दामाद तथा भतीजा था। चलिए, अवध में लखनवी तहजीब किसके समय विकसित हुई थी? अवध में लखनवी तहजीब किसके समय विकसित हुई थी? सफदर जंग के मध्य। किसके मध्य? सफदर जंग के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1754 ईस्वी में सफदर जंग की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना? 1754 ईस्वी में सफदर जंग की मृत्यु के बाद अवध का नवाब बना शुजा-उद-दौला। कौन? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्लाइड नंबर 7 में आते हैं। चलिए, 7 ब्लैंक था, 8 थोड़ा सा।
चलिए यहाँ से चलिए, अवध के किस नवाब ने अवध के किस नवाब ने अवध के किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान की? अवध के किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान की? शुजा-उद-दौला ने शरण दिया था। अवध के नवाब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शुजा-उद-दौला ने शरण दिया था। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में शुजा-उद-दौला ने किसका साथ दिया था? किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में शुजा-उद-दौला ने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। शुजा-उद-दौला ने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में शुजा-उद-दौला ने किसका साथ दिया था? मीर कासिम का। 1764 का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, उसमें अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम और शुजा-उद-दौला हुआ था। शुजा-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? शुजा-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब बना था आसफुद्दौला। 1775 से 1797 ईस्वी तक। 1775 से 1797 ईस्वी तक। अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? आसफुद्दौला ने। आसफुद्दौला ने। किसने? आसफुद्दौला ने। अवध के किस नवाब ने बेलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी? अवध के किस नवाब ने बेलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी? सआदत अली ने। सआदत अली ने। सआदत अली ने। चलिए, अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। 1847 से 1856। अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। अवध का नवाब बाजिद अली शाह। अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। चलिए नेक्स्ट। लॉर्ड डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था? आउटम की रिपोर्ट पर। आउटम की रिपोर्ट पर लॉर्ड डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था? आउटम की रिपोर्ट पर। अवध का कौन सा नवाब शायर और कथक नर्तक था? नवाब बाजिद अली शाह। अवध का कौन सा नवाब जो शायर भी था और कथक नर्तक भी था? नवाब बाजिद अली शाह। 1857 ईस्वी का विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अवध का नवाब घोषित किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अवध का नवाब घोषित किया था? तो अवध का नवाब घोषित किया था बिरजिस कादरी को। बाजिद अली शाह का वो पुत्र था बिरजिस कादरी को। बेगम समरू। बेगम समरू ने किस अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? सरघना, मेरठ के नज़दीक एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था बेगम समरू। बेगम समरू कौन थी? सरधना की शासिका थी। बेगम समरू कौन थी? सरधना की शासिका थी। यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे कौन थे? बेगम समरू के पति थे। यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे कौन थे? बेगम समरू के पति थे। बेगम समरू के पति थे। चलिए, मराठा में आप आइए। अब मराठा साम्राज्य में अब प्रवेश करते हैं। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध के बाद कौन पेशवा बना था? पानीपत का तृतीय युद्ध के बाद पेशवा बना था माधवराव। 1761 से 1772 में पानीपत का तृतीय युद्ध के बाद पेशवा कौन बना था? माधवराव। 1761 से 1772 में माधवराव की मृत्यु 1772 ईस्वी के बाद माधवराव की मृत्यु 1772 में हुआ था। और उनके बाद पेशवा कौन बना था? तो नारायण राव। माधवराव का छोटा भाई नारायण राव पेशवा बने थे 1772 में। नारायण राव की हत्या किसने करवाई थी? नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव या राघोबा उसके चाचा ने करवाई थी।
नारायण राव की हत्या किसने करवाई थी? तो रघुनाथ राव या राघोबा उसके चाचा ने करवाई थी। नारायण राव की हत्या के बाद कौन पेशवा बना था? नारायण राव की हत्या के बाद पेशवा कौन बना था? नारायण राव की हत्या, माधव राव पहले मर गए, उनका भाई बना नारायण राव, और नारायण राव को मरवा दिया रघुनाथ राव उसके चाचा। तो नारायण राव की हत्या के बाद पेशवा कौन बना? माधव नारायण राव, नारायण राव का पुत्र, नारायण राव का पुत्र माधव नारायण राव। चलिए नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सूरत की संधि 1775 में किसके मध्य हुई थी? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था 1774 से 1785। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था? किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या हुआ था? अंत हो गया था। तो सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में, सालवाई की संधि 1782 ईस्वी के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 1805 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल था आर्थर वेलेस्ली, मतलब वेलेस्ली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल था आर्थर वेलेस्ली, मतलब वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसको वारेन हेस्टिंग्स भी बोलते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीतियां, लॉर्ड हेस्टिंग की क्या थी? दमनात्मक नीतियां। चलिए पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय से शुरू हुई थी? बाजीराव प्रथम के समय में। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय में शुरू हुई थी? बाजीराव प्रथम के समय में, बाजीराव प्रथम के समय में। चलिए थोड़ा सा एक झलक में देख लेते हैं हम लोग, क्या मराठों तथा अंग्रेजों के मध्य जो महत्वपूर्ण संधियां हुई थी इसके बारे में थोड़ा। चलो, सूरत की संधि जो हुई थी 1775 में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता से, मीडिएटर था सिंधिया, पूना दरबार तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। सालबाई की संधि 1782 में पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच में हुई थी और इसकी मध्यस्थता, मीडिएटर थे सिंधिया, ये कर रहे थे। बसीन के युद्ध संधि, बसीन की संधि 1802 में हुआ था बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि हुई थी 1802 में। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी, लिख लो भाई, देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। भोसले और अंग्रेजों के बीच, भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जन गांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में हुई थी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में
होलकर तथा अंग्रेजों के बीच में राजपुर घाट की संधि हुई थी। होलकर तथा अंग्रेजों के बीच में नागपुर की संधि हुई थी 1816 में भोंसले तथा अंग्रेजों के बीच में। नागपुर की संधि 1816 में भोंसले तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुई थी। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। पूना की संधि बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। चलिए अब हैदराबाद में प्रवेश करते हैं मेरे भाई। हैदराबाद हैदराबाद एक स्वतंत्र आसफजाही वंश का संस्थापक कौन था? हैदराबाद में एक स्वतंत्र आसफजाही वंश का संस्थापक कौन था? चिनकिलीच खां। चिनकिलीच खां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है मेरे भाई। चिनकिलीच खां को किस नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था? निजाम उल मुल्क के नाम से। निजाम उल मुल्क के नाम से। निजाम उल मुल्क के नाम से। किस मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने। किस मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी? मोहम्मद शाह ने। शंकर खेड़ा या सक्कुर खेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क और मुबरीज खां के बीच। मुबारिज खां इसको बोला जाता है, मुबरीज लिखा गया है। 1724 में निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच शक्कर खेड़ा का या सक्कुर खेड़ा का युद्ध हुआ था। चिनकलीज खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1724 में। चिनकलीज खां ने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना कब की थी? 1724 में की थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। चलिए अब हम कर्नाटक में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सादतुल्ला खां। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सादतुल्ला खां। सादतुल्ला खां ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? आरकाट में। सादतुल्ला खां ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? आरकाट में। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कर्नाटक के नवाब मुहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने छीन लिया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कर्नाटक में नवाब मुहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने ऐसा कुकृत्य किया था। रुहेलखंड। गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वीर दाऊद और अली मुहम्मद खां ने गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? वीर दाऊद और अली मुहम्मद खां ने। स्वतंत्र फारुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? मुहम्मद खां वंगस ने। स्वतंत्र फारुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुहम्मद खां वंगस ने। मुहम्मद खां वंगस ने। मुहम्मद खां वंगस ने। चलिए पंजाब में प्रवेश करते हैं। पंजाब रंजीत सिंह 1792 ईस्वी से 1839 ईस्वी में। रंजीत सिंह 1792 से 1839 ईस्वी तक। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 में। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 में। रंजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? महासिंह। रंजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? महासिंह। महासिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल से। सुकरचकिया मिसल से महासिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल से। रंजीत सिंह की उम्र उस समय कितनी थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ था? 12 वर्ष। रंजीत सिंह की उम्र कितनी थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ था? 12 वर्ष। सुकरचकिया मिसल का प्रभुत्व किस क्षेत्र पर था? रावी व चिनाब के बीच। रावी व चिनाब के बीच। महासिंह की मृत्यु के पश्चात शासन का कार्यभार किस माध्यम से होता था? तो प्रति शासन परिषद के माध्यम से। प्रति शासन
परिषद के माध्यम से। प्रति शासन परिषद जो 1792 से 1797 तक चला में कौन कौन शामिल थे? रंजीत सिंह की माता एवं रंजीत सिंह की सास सदा कौर तथा दीवान कौन है भाई? दीवान लखपत राय हैं। दीवान लखपत राय। चलिए, प्रति शासन परिषद 1792 से 1797 ईस्वी में कौन कौन शामिल थे? रंजीत सिंह की माता एवं रंजीत सिंह की सास सदा कौर तथा दीवान लखपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार था? लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार था? भंगी मिसल का। लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार था? भंगी मिसल का। किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था? 1798 ईस्वी में। किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था? 1798 ईस्वी में। जमान शाह की चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकालकर किसने वापस भिजवाया था? रंजीत सिंह ने। जमान शाह की चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकलवाकर किसने वापस भिजवाया था? रंजीत सिंह ने भिजवाया था। किस वर्ष रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था? 1799 ईस्वी में। किस वर्ष में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था? 1799 ईस्वी में। पंजाब की राजनैतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर थी। पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर में। पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर में, राजनैतिक राजधानी लाहौर में। रंजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा किसने भेंट की थी? अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा ने। रंजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा किसने भेंट की थी? अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा ने। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? लॉर्ड मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? लॉर्ड मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में। 25 अप्रैल 1809 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए मेरे भाई। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। इनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। किस फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? विक्टर जाकमा से। विक्टर जाकमा ने किया था। फ्रांसीसी यात्री था जो रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी, उसका नाम था विक्टर जाकमा। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। 1839 ईस्वी में। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। 1843 से 1849 में सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? महाराजा दिलीप सिंह। 1843 से 1849 में। पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु 22 या 23 अक्टूबर 1893 को कहाँ हुई थी? पेरिस में। पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु 22 या 23 अक्टूबर 1893 को हुई थी। इनकी मृत्यु पेरिस में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 या 46 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46 में हुआ था। आंग्ल मतलब अंग्रेज और सिख युद्ध। चलिए, लाहौर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? मार्च 1846 ईस्वी में सिखों और अंग्रेजों के मध्य। मार्च 1846 ईस्वी में सिखों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था लाहौर की संधि। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। भैरोवाल की संधि 1846 ईस्वी में हुई थी।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 1849 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। चलिए, चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 ईस्वी में हुआ था चिलियांवाला का युद्ध। चिलियांवाला का युद्ध हुआ था 1849 में। पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में कब किया गया था? 1849 ईस्वी में। पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में कब किया गया था? 1849 में। पंजाब का विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह ने कहाँ भेज दिया था? पंजाब का विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड। पंजाब का विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति में कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविन मानसेल। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविन मानसेल, ये सब थे। चलिए नेक्स्ट। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? दिलीप सिंह से। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? दिलीप सिंह से। चलिए, अब अमृतसर की संधि के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। अमृतसर की संधि में क्या बोला गया था? सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रंजीत सिंह इस तरह आक्रमण न कर सके। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई, वहाँ टीम मतलब स्थापित कर दिया, एक ऑफिस खोल दिया, एक तरह से बोला जाए तो रेजिमेंट बना दिया, जिसने रंजीत सिंह इस तरह का आक्रमण न कर सके। ये सब देखने के लिए सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। सतलज के जो पूरब के राज्य थे अंग्रेजों के पास चले गए। उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांत को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। चलिए नेक्स्ट। रंजीत सिंह द्वारा विजित क्षेत्र। रंजीत सिंह जो जीते थे विजित क्षेत्र, मुल्तान पर इन्होंने सफलता पाई थी 1818 में। मुल्तान पर 1818 में, कश्मीर पर 1819 में और पेशावर पाकिस्तान में जो आज है 1834 में। इन्होंने रंजीत सिंह के विजित क्षेत्र में शामिल थे। रंजीत सिंह गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से कब और कहाँ मिले थे? 1831 में रोपड़ में। रोपड़ हड़प्पा सभ्यता जान रहे हैं, रोपड़ पंजाब में लगता था। रंजीत सिंह गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से कब और कहाँ पर मिले? 1831 रोपड़ में। चलिए, 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुई थी? त्रिपक्षीय संधि हुई थी ऑकलैंड, रंजीत सिंह और शाहसुजा वर्सेस ऑकलैंड। रंजीत सिंह, शाहसुजा और ऑकलैंड के मध्य हुई थी। 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई थी। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको पेज नंबर 285 कराने वाला हूँ। चलिए, आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।